गुरुग्राम से एक 32 साल की लड़की गायब होती है जिसका नाम है जाबेदा खातून। अब जाबेदा अपनी एक रूममेट के साथ रहती थी। उसने रूममेट को कहा था कि मैं बाहर जा रही हूँ किसी काम से, मैं थोड़ी देर बाद लौट आऊंगी, तो तू सोना मत और दरवाजा बंद मत करना अंदर से, मैं आ जाऊंगी। लेकिन जाबेदा जो है वो लौटती नहीं। जाबेदा के रूममेट को लगता है दूसरे दिन कि अरे ये कहाँ गायब हो गई, इसका फोन भी नहीं लग रहा। वो जाती है पुलिस स्टेशन में और कंप्लेंट दर्ज करवाती है। फिर उसके बाद पुलिस उसे ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी नहीं निकल कर सामने आती है। इस बीच कई दिन बीत जाते हैं और अचानक से पुलिस को एक दिन कॉल आता है कि गार्डन के पास एक डेड बॉडी है और वो डेड बॉडी को किसी ने गाड़ने की कोशिश की, लेकिन ठीक से वो डेड बॉडी को गाड़ नहीं पाया। पुलिस वहां पहुंचती है और पुलिस डेड बॉडी को जब निकालती है तो पता चलता है कि ये डेड बॉडी तो जाबेदा की है जो बहुत दिनों से गायब है। पुलिस हैरान हो जाती है और पुलिस तब इस मामले को मिसिंग से मर्डर केस में तब्दील कर देती है और इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करती है। तब पता चलता है कि इसको मारने वाला कोई और नहीं, इसका बॉयफ्रेंड है। और जो वजह पुलिस ने बताई इसकी हत्या की, वो सबसे हैरान करने वाली थी। और वो ऐसी वजह थी कि इतनी छोटी सी बात के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को मार दिया, मार कर गाड़ दिया और वहाँ से फरार हो गया। उसे लगा मैं तो पकड़ाऊंगा नहीं, और वो पकड़ाता भी नहीं, क्योंकि पुलिस ने सोचिए 7 दिन तो कोई जांच की नहीं। अगर 6-7 दिन को जांच करते तो इतना समय नहीं लगता ये केस खुलने में। और डेड बॉडी मिली किसी अज्ञात की, तब जाके ये केस खुला। तो इस केस को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। हरियाणा के गुरुग्राम में एक 32 साल की जाबेदा रहती थी। और जाबेदा वैसे मूलतः रहने वाली आसाम की थी और काम धाम पैसे कमाने के लिए, नौकरी के लिए वो गुड़गांव शिफ्ट हो गई। वो 2-3 MNCs में उसने जॉब किया, उसके बाद उसने जॉब चेंज किया, फिर वो एक नई कंपनी में काम कर रही थी। इस बीच उसकी मुलाकात होती है वही पड़ोस में रहने वाले संजय से। संजय जो है वो मैकेनिक है, AC ठीक करता है। और इसी बीच एक बार वो इनके घर आता है AC ठीक करने के लिए, तो यहाँ उसकी दोस्ती हो जाती जाबेदा खातून से। अब जाबेदा जो थी वो तलाकशुदा थी और अपने पति को तलाक देकर वो आई थी और वो यहाँ रह रही थी गुरुग्राम में, आसाम से। फिर उसके यहाँ ज़्यादा जान पहचान वाले नहीं थे, घर वालों से भी उतना मतलब नहीं था, क्योंकि जैसे इसके पति से इसका तलाक हुआ, इसके घर वालों ने इससे संबंध तोड़ दिए। ना कोई जान पहचान वाला ज़्यादा इसके कांटेक्ट में था, कोई भी नहीं था। लेकिन वहाँ इसको कोई पूछने वाला नहीं था, ना उसके घर वाले ना उसके ससुराल वाले। जब वो गुरुग्राम आई तो उसकी एक दोस्त बनी जो उसकी रूममेट बनी, और उसकी काफ़ी अच्छी दोस्त थी। अब इस बीच वो रहने लगी थी अपनी रूममेट के साथ, अपना काम भी कर रही थी। फिर इस बीच उसकी संजय से भी बातचीत हो रही थी। धीरे धीरे संजय से जो बातचीत थी वो आगे बढ़ने लगी। संजय भी वैसे रहने वाला राजस्थान का था और गुरुग्राम में बस जॉब के लिए, यही जो ऐसी मैकेनिक का काम है वो करने के लिए वो यहाँ आया था। अब इस बीच दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। दोनों घूमने फिरने जाते, मूवी देखते, खाना पीना साथ खाते, और ऐसे धीरे मिलना जुलना चलता रहा। और बाद में दोनों जो हैं प्यार में बंध गए और दोनों रिलेशनशिप में आ गए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए। अब सब कुछ सही चल रहा था। रिलेशनशिप को 6 से ज़्यादा महीने हो गए थे, 6-7 महीने हो गए थे, और दोनों एक दूसरे को डेट वगैरह कर रहे थे, जाते थे घूमने फिरने। इस बीच एक दिन अभी 26 नवंबर को जो उसका बॉयफ्रेंड है संजय, वो बोलता है कि तुम मेरे चाचा के घर आ जाओ, हम लोग आज यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। और इनके चाचा जो हैं संजय के, वो वॉचमैन थे, तो वो नाइट शिफ्ट पे थे, तो उनका घर खाली था। वो पहले से तो आने से जाबेदा जो है मना करती है कि नहीं संजय मैं नहीं आ सकती। वो बोलते हैं अरे नहीं आ जाओ, थोड़ी देर रुकना फिर चले जाना। जाबेदा वहाँ आती है, फिर दोनों मिलकर शराब पीते हैं, पार्टी करते हैं। पार्टी करने के बाद, शराब पीने के बाद दोनों संबंध भी बनाते हैं, फिजिकल होते हैं दोनों। उसके बाद जब नॉर्मल हो जाते हैं, बैठते आराम से, तब वो जाबेदा से को बोलता है थोड़ी देर बाद कि हम एक और बार फिजिकल हो जाते हैं, हम संबंध बनाते हैं। तो बोलती नहीं नहीं लेट हो जाएगा, मेरी रूममेट जागी हुई है और घर जाने में भी मुझे लेट होगा, मुझे कल जाना पड़ेगा क्योंकि कल सुबह मेरा ऑफिस है, मैं वो छोड़ नहीं सकती। तो इस बात को लेकर दोनों में थोड़ी बहस हो जाती है। बोलते अरे एक दिन, तो बोलती है नहीं मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना ही पड़ेगा। वो बोला मैं सुबह तुम्हें डायरेक्ट ऑफिस छोड़ दूंगा, आज नाइट स्टे कर लो। अब गर्लफ्रेंड है, वो इतना जानबूझ के कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था, वो कन्विंस नहीं हो रही थी। इस पर उसको शक आ रहा था कि ये इतनी रात को जाना ही क्यों चाहती है, अगर मैं इतना बोल रहा हूँ तो रुक ही जाती है। और वो उसको दबाव बना रहा था कि एक बार और संबंध बना लेते हैं, हम फिजिकल हो जाते हैं। लेकिन वो मना कर रही थी, नहीं नहीं बस हो गया, एक वन टाइम इज इनफ, अब मुझे घर जाने दो। इस पर वो उसकी बात सुन लेता और उसको बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसने शराब पी थी। तो वो यहाँ वहाँ की बातें सोचने लगा, ओवर थिंक करने लगा। वो सोचा इतनी रात को ये किसी और के पास स्टे करना चाहती है, इसलिए ये मुझसे ये बहाना कर रही है।
ये बात इसके दिमाग में घूमने लगती है। अब ये बोलता है उसको कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, अकेले इतनी रात को कहाँ जाओगी। तो जावेदा को भी लगता है चलो ठीक है, इतना बोल रहा है तो मैं इसके साथ चली जाती हूँ, छोड़ ही देगा, मुझे ड्रॉप कर देगा। और इसने अपने बाकायदा रूममेट को बोल रखा था कि दरवाज़ा खोल के रखना। अब ये रेडी हो जाती है और ये इसको लेके जाता है, फिर रास्ते में लेके जाता है। रास्ते में इसके दिमाग में वो चीज़ चलती रहती है। फिर ये रास्ते में उसे रुकाता है और बोलता है कि अरे यार 5 मिनट मेरे से बात कर लो, रुक जाओ थोड़ा देर। वो बोलती है चलो ठीक है बात कर। तो बोलता है कि मुझे तुम्हें किस करना और गार्डन की तरफ चलो, फिर तुम किस करूँगा, फिर उसके बाद तुम चले जाना। वो बोलती है चलो ठीक है। उसे बहुत बहला फुसला कर लेके जाता है वो अंदर, और अंदर लेके जाके उसका गला घोट देता है। उसे पता भी नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला। और जैसे ही उसका गला घोटता है वो चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन रात के 2 बज रहे थे, कोई आसपास था नहीं, पूरा जो रास्ता है वो सुनसान था। गला ये जो तस्वीर देख रहे हैं, देखिए गार्डन, कितना बड़ा गार्डन है जो एरिया है, और एकदम सुनसान इलाका है, तो यहाँ कोई कौन ही आता होगा रात को 2 बजे। अब यहाँ उसकी गला घोट कर हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद देखता है कि वहाँ थोड़े से ना नीचे और कहीं ना कहीं मिट्टी का काम चल रहा था। तो उसने देखा एक छोटा सा गड्ढा है, उस गड्ढे को थोड़ा और उसने खोदा। खोदने के बाद उसने उसकी डेड बॉडी उसमें डाली और उस पर मिट्टी डालकर वो वहाँ से फरार हो गया। लेकिन डेड बॉडी ना ठीक से वो पूरा ढक नहीं पाया। अब वो जल्दबाजी में, उसे डर था, वो उसका मोबाइल लिया, स्विच ऑफ किया, मोबाइल को भी उसने दबा दिया मिट्टी में और भाग गया वहाँ से। अब भागने के बाद वो सीधा अपने चाचा के यहाँ गया और चाचा के यहाँ से अपने दोस्तों के घर पे चला गया। नेक्स्ट डे सुबह जब इसने बहुत सारा कॉल किया, जब ये उसकी दोस्त रूममेट जो सो के उठी, सुबह देखी उसकी दोस्त तो बोली थी मैं कुछ देर में आ जाऊंगी, नहीं तो शायद स्टे कर लिया होगा किसी दोस्त के यहाँ कहीं और। तो उसकी रूममेट ने से फ़ोन करने की कोशिश की, नंबर स्विच ऑफ आया। फिर उसकी सोची कि मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया होगा, कोई बात नहीं, होता है आमतौर पर बहुत बार ऐसा। फिर थोड़ी देर बाद और कोई कॉल किया, दोपहर तक कॉल किया, लेकिन नंबर स्विच ऑफ पे स्विच ऑफ आ रहा था। इस पर इसकी रूममेट घबरा गई और तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंच गई। सेक्टर 18 थाना जो गुरुग्राम का है वहाँ पहुंच गई और पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई। मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराने के बाद पुलिस ने कंप्लेंट ले ली, लेकिन पुलिस ने जांच ठीक से नहीं की। अगर उस लड़की का CDR निकालती और कॉल डिटेल्स निकालती, लास्ट लोकेशन निकालती, तो शायद ये पता चल जाता पहले दिन ही कि कातिल कौन था। लेकिन पुलिस ने, गुरुग्राम पुलिस कैसा काम करती और इसका ये साफ ये देखने मिल सकता है इस केस में। अब अचानक से पुलिस को एक कॉल आता है, एक इन्फॉर्मेशन आती है, और वो इन्फॉर्मेशन इसके हत्या के 6 से 7 दिन बाद आती है। अब उसमें बोला जाता है 8 दिसंबर को, मतलब देखिए काफ़ी लंबा समय। ये पूरा मामला जो है 27 तारीख का है, और 8 दिसंबर को एक कॉल आता है कि 8 से 7 दिसंबर को एक फ़ोन आता है इनको, गुरुग्राम पुलिस को, कि इफ्को टोक्यो जो मेट्रो स्टेशन है उसके पास एक जो पार्क वाला एरिया है, वहाँ एक लाश पड़ी हुई है, और वो शायद किसी शराबी वगैरह की है, कोई पी के शायद उसमें मर गया है, या उसकी डेड बॉडी वहाँ पड़ी है। पुलिस को पहले लगता है कोई शराबी वगैरह है, उसकी डेड बॉडी है। पुलिस वहाँ पहुँचती है, देखती है तो ये तो एक महिला की डेड बॉडी है। और फिर पुलिस जब मैच करती है आसपास की मिसिंग रिपोर्ट से, तो पता चलता है कि ये तो जावेदा है। फिर उसके रूममेट को बुलाया जाता है, वो भी बोलती है हाँ ये तो जावेदा है। फिर पुलिस के कान खड़े होते हैं और पुलिस तुरंत इसके बारे में जांच करना शुरू कर देती है। अब पुलिस ने जो मिसिंग केस था उसको मर्डर में तब्दील कर दिया, और मर्डर के बाद पुलिस ने जांच करनी शुरू कर दी। पहले तो कोई सुराग नहीं था, तो पुलिस ने सबसे पहला काम किया CCTV फुटेज खंगाला। CCTV फुटेज खंगाला तो उसमें 2 जगह जो ये संजय है वो दिखता है, और जावेदा भी दिखती है, बाइक पे उसके साथ जा रही है। पुलिस पूछती है उसकी रूममेट को, उसकी रूममेट उसे नहीं जानती थी, बोली ये मैं इसे पहचान नहीं पा रही हूँ कौन है। फिर पुलिस जो है उसकी कॉल डिटेल्स निकालती है, CDR निकालती है, तो पता चलता है कि उसने एक ही शख्स से कई बार बात की, और वो है संजय। फिर संजय को पुलिस जो है 8 दिसंबर को हिरासत में ले लेती है। जैसे ही हिरासत में लेती है, वो आधे घंटे के अंदर ही अपना जुर्म जो है कबूल कर लेता है, और पुलिस के सामने सारी सच्चाई बता देता है। वो बोलता है कि मैं नशे में था और मुझे बहुत गुस्सा आया, जब मैंने उससे संबंध बनाने के लिए कहा तो उसने मुझसे मना कर दिया। वो मेरी गर्लफ्रेंड है, तो मुझे मना क्यों कर रही थी, इस बात को लेकर मुझे शक आ गया उस पर, और वो रात में जाने की जिद कर रही थी। इस बात पर भी मुझे शक था कि ये किसी और के तो घर पर नहीं जा रही, ये किसी और के यहाँ तो नाइट स्टे करने नहीं जा रही। इस बात को लेकर मैं शक में पागल हो गया और मैंने फिर उसकी हत्या कर दी, जुर्म कबूल भी कर लिया। और अगर देखिए जावेदा की कोई दोस्त नहीं होती तो ये मामला कभी खुलता ही नहीं, ना कभी मिसिंग रिपोर्ट लिखाई जाती, और शायद लड़की की मिसिंग रिपोर्ट थी इसलिए लड़की को ट्रेस भी कर पाया गया। अगर लड़की की मिसिंग रिपोर्ट नहीं हो पाती तो और टाइम लग जाता बॉडी ट्रेस करने में, किसकी बॉडी है, कौन था, क्या था।
तो ऐसे केस बड़े कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। इसलिए जो लोग परिवार से दूर हैं या कोई ना कोई तो दोस्त होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक पर ही निर्भर हो, आपके लाइफ में बस कोई एक ही हो जिस पे आप पूरे डिपेंडेंट हो। आपके आसपास आपके ऐसे कुछ दोस्त होने चाहिए जो आपके बारे में सोचे, हालचाल लें। और दूसरी एक और चीज़ थी कि आज के टाइम में एक चीज़ तो बड़ी कॉमन है कि पेशेंस लेवल बहुत जल्दी लोग खो दे रहे हैं, और लॉयल्टी के चक्कर में, और कि ये मुझे धोखा तो नहीं दे रही, शक के चक्कर में, मैं लॉयल्टी गलत शब्द यूज़ कर दिया, शक के चक्कर में लोग आजकल ये बड़े बड़े क्राइम को अंजाम दे रहे हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे केस देखे सिर्फ शक के चक्कर में, सिर्फ शक के चक्कर में लोग किसी का मर्डर कर दे रहे हैं, कोई किसी से ब्रेकअप कर ले रहा है, उसके बाद उसके ऊपर हमला कर दे रहा है। तो मुझे लग रहा है शक की एक ही दवा है, आपको जो चीज़ है तुरंत पूछ लो। हाँ, अगर मेरा पार्टनर मुझे अभी भी वीडियो कॉल करे और मुझे बोले कि आप कहाँ हो, तो मैं उसे तुरंत दिखा दूँ, ये लो इधर हो। मैं इस पर ये ना उससे आर्ग्यूमेंट करूँ कि अरे यार तुम्हें समझ नहीं आता, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं भाई, मुझे आपको पूरा भरोसा दिलाना है तो तुम मुझे जब फ़ोन करोगी, जब पूछोगी, जो पूछोगी, मैं सब बताऊँगा। और यही तरीका है, सबसे सिंपल और आसान तरीका है। आप भले ही 30 सेकंड के लिए फ़ोन उठा के बोल दीजिए मैं किसी मीटिंग में हूँ, मैं कहीं और, उसे वीडियो कॉल पर दिखा दीजिए बस। बहुत सारे लोग ओवर थिंकर होते हैं और ओवर थिंकिंग में बहुत ज़्यादा क्राइम हो जाता है। ऐसे अगर आप ऐसे किसी ओवर थिंकर को डेट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो पहले तो आप क्राइम साइकोलॉजी समझ लीजिए। इनकी क्राइम साइकोलॉजी है कि ये अगर आप छोटी सी चीज़ है आपने छुपाने की कोशिश की तो ये बहुत ज़्यादा सोच लेंगे। तो ऐसे लोगों को डेट कर रहे हो तो आप जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा बताइए, और वो सबसे आसान तरीका है कि इस तरह के केसेस में आप बच सकते हो किसी लड़ाई झगड़े से। तो दोस्तों इस वीडियो पर आपकी क्या राय ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।